हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। चलिए बच्चों, आज की क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो मैटर इन अवर सराउंडिंग से जो टॉपिक डिस्कस करना है, बेसिकली हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है लेटेंट हीट। मीन्स लेटेंट हीट को हम बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये जो लेटेंट हीट होती है ये क्या होती है, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट। द मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट मीन्स हिडन एनर्जी। हीट को एक हीट जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और लेटेंट मीन्स होता है हिडन। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द हिडन एनर्जी। और हिडन एनर्जी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हिडन मीन्स छुपा हुआ, यानी गुप्त ऊष्मा, है ना, हिडन एनर्जी। तो ये लेटेंट हीट या हिडन एनर्जी क्या कैसी एनर्जी है और कैसे है, ये हम लोगों को देखना है। तो मैं थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली सोचेंगे इसके बारे में और तब समझेंगे क्या होता है। सपोज़ करते हैं कि हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को लेने के बाद हमने इसके अंदर आइस के क्यूब्स डाल दी, आइस क्यूब रख दी बहुत सारी। आइस क्यूब रखने के बाद जब हमने इसको आइस क्यूब से फिल कर दिया इस कंटेनर को, और इस कंटेनर में आइस क्यूब रखने के बाद हमने एक काम और किया, और वो काम था हमारे पास, हमने इसमें थर्मामीटर यानी इसका टेम्परेचर भी मेज़र करा। आइस क्यूब इसमें डालने के बाद जब हमने इसमें थर्मामीटर भी लगा दिया तो हमने देखा कि जब हम इसमें थर्मामीटर हमने फिट कर दिया है, ये ठीक है, ये थर्मामीटर हम लोगों ने लगा दिया और इस थर्मामीटर को हमने एक स्टैंड के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये हमारा स्टैंड है। और हमने कुछ इस तरीके का प्रोसेस एपरेटस हमने देख लिया, ठीक है, ये हमारा थर्मामीटर है और हमने आइस क्यूब इसके अंदर रखी हुई हैं। अब आइस क्यूब हमने इसके अंदर रखी हुई है और थर्मामीटर है, और हमने थर्मामीटर पर जब रीडिंग देखी तो रीडिंग कितनी आई, 0 डिग्री सेल्सियस। कब? जब हमने इसमें आइस क्यूब रखी थी और थर्मामीटर लगाया था। थोड़ी देर बाद क्या होगा आप खुद इमेजिन करो, जब हमने इसे रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो ये आइस क्यूब्स धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होंगी। जब ये आइस क्यूब धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होंगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर कुछ पानी होगा और कुछ आइस क्यूब होंगी, कुछ वाटर होगा और कुछ आइस क्यूब तो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होंगी और कुछ हो रही होंगी। तो यहाँ वाटर होगा और कुछ आइस क्यूब या आइस क्यूब का लेवल नीचे आ चुका होगा, ठीक है, आइस क्यूब पिघल के मेल्ट होके, है ना, कहाँ आ गई होंगी, पानी बन गई होंगी, और कुछ आइस क्यूब अभी आइस क्यूब होंगी और जो क्या हो रही होंगी, मेल्ट हो रही होंगी। फिर हमने देखा लगभग 10 मिनट बाद तो टेम्परेचर देखा तो कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब भी जब पानी बन गया और पानी और आइस है तब भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हमने पढ़ा है कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज होती है, भाई आइस किस फॉर्म में थी, सॉलिड स्टेट में। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है जब सॉलिड स्टेट से हम लिक्विड में जा रहे हैं, आइस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने पर उसको कोई एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी एनवायरनमेंट से मिल रही होगी। लेकिन एनवायरनमेंट से वो एनर्जी मिलने के बाद भी एनर्जी हमें, जब हम थर्मामीटर पर एनर्जी मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर की फॉर्म में, तो हमें 0 डिग्री मिल रहा है। तो वो जो एक एनर्जी तो लग रही है जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, लेकिन सॉलिड लिक्विड के जाने के बावजूद भी एक एनर्जी जो हमें मेजर नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ एक एनर्जी वर्क कर रही है, और दैट इज लेटेंट एनर्जी, या फिर हम कहें लेटेंट हीट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ और मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूँ तो डेफिनेशन होगी इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज्ड by the process. It is heat absorbed and released by the process in the body without changing temperature. That is known as latent heat. मीन्स हमने डेफिनेशन में कहा कि लेटेंट हीट क्या हो सकती है, वो हीट जो एब्जॉर्ब की गई हो या रिलीज की गई हो, छोड़ी गई हो किसी बॉडी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन विदाउट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के बढ़े जो हीट छोड़ी गई या हीट किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ली गई, वही क्या है, लेटेंट हीट है। यहाँ पर टेम्परेचर के बिना बढ़े एक हीट क्या हुई थी, हीट यहाँ से क्या हुई थी, हीट एनर्जी यहाँ से कुछ रिलीज हुई थी, कुछ एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है, तभी तो सॉलिड लिक्विड में जा रहा है और टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ जो हीट एनर्जी है जो इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है और टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दे रही है, उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट।
चलिए इसको अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। सपोज करते हैं कि हमने क्या किया, हम यहाँ पर टेम्परेचर दिखा रहे हैं, इस ग्राफ पर हम क्या इस साइड दिखा रहे हैं टेम्परेचर और इस साइड पर दिखा रहे हैं एनर्जी यानी हीट। ठीक है, अब क्या होगा टेम्परेचर और हीट में, हमने कहा हमने आइस क्यूब ली जो कि -0.4 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस था, माइनस यानी फ्रीज़र से हमने निकाला, तो फ्रीज़र से निकालने पर वो क्या होगी 0 डिग्री पर आई, यानी इस समय वो फ्रीज़ है। यानी सपोज करते हैं ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज़र से निकाल के 0 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ रख दिया, रूम टेम्परेचर पर इस आइस क्यूब्स को रख दिया। अब इन आइस क्यूब्स को रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो देखा थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि ये आइस क्यूब्स किस में कन्वर्ट होने लगी, लिक्विड में। और ये लिक्विड अभी काफ़ी सारा लिक्विड है और काफ़ी सारी आइस क्यूब है। ठीक है, और ये प्रोसेस आगे बढ़ने लगी। अब जब ये सॉलिड आइस क्यूब हैं और इन्हें लिक्विड में जाना है बच्चों, तो सॉलिड को लिक्विड में जाना है तो इसका मतलब इसको हीट दी गई होगी, और वो हीट कहाँ से मिल रही है, एनवायरनमेंट से। तो वो हीट एनवायरनमेंट से मिल रही है और मिलते मिलते वो यहाँ पहुँच गई। यहाँ क्या था, सॉलिड आइस क्यूब्स थी, यहाँ क्या बन गया, वो लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर मेजर किया तो यहाँ कितना आया 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी कितना आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ इसमें हम वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यहाँ इसके पास कितनी एनर्जी थी, Q1 हीट एनर्जी, यहाँ इसके पास कितनी एनर्जी है, Q2। तो ये जो Q2 माइनस Q1 एनर्जी का डिफरेंस है, सॉलिड से लिक्विड में जाते जाते टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं लेकिन एनर्जी का एक डिफरेंस आया। यही जो एनर्जी है ये क्या है, इसी एनर्जी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप फ्यूजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, उसे बोलते हैं फ्यूजन। और क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो यहाँ सॉलिड की भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेजर किया था और लिक्विड का टेम्परेचर भी हम यहाँ मेजर करें तो 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो इसलिए टेम्परेचर तो कांस्टेंट है लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। तो वो प्रोसेस जिसमें स्टेट चेंज होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और हीट रिलीज होती है या एब्जॉर्ब्ड होती है, उसी हीट को क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। और क्योंकि यहाँ लिक्विड सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या है, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय द प्रोसेस। किसी प्रोसेस के थ्रू हीट एब्जॉर्ब होना या हीट का रिलीज होना बाय द बॉडी, लेकिन टेम्परेचर का चेंज ना होना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब स्टेट चेंज होती है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो उस समय जो हीट एनर्जी काम करती है उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट। आपको फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि जब कोई प्रोसेस हो रही होती है और उसमें स्टेट चेंज होता हुआ हमें दिखता है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सॉलिड का भी और लिक्विड का भी। यानी यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है हमें इस केस में, और यानी आइस के केस में, और जब हमने लिक्विड का मेजर करा तो भी 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। अब स्टेट चेंज कब होगी, जब उसको कोई हीट मिलेगी। तो वो जो हीट एनर्जी स्टेट चेंज कर रही है विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट विल बी लेटेंट हीट। वो कौन सी होगी, लेटेंट हीट। क्योंकि स्टेट चेंज सॉलिड से लिक्विड हो रही है तो उसी लेटेंट हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम बात करते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बन गया होगा, सॉलिड से 0 डिग्री, पानी का भी टेम्परेचर 0, लेकिन फिर क्या हुआ, टेम्परेचर फिर हमने बढ़ाया। अब कि हमने इसको टेम्परेचर देना शुरू किया, टेम्परेचर यहाँ ऊपर से बढ़ रहा है, टेम्परेचर देते 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 एक स्टेट पे हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज करते हैं अभी जो 100 डिग्री सेल्सियस है, हमें पता है पानी का अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमने से पहुँचा दिया तो पानी क्या होगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर वाटर बॉयल होने लगा और बॉयल होके थोड़ी देर बाद जब बॉयल होने लगा तो अभी कुछ वाटर है और अभी उसमें से कुछ वेपर्स निकलने लगी, और यहाँ इस स्टेट पे बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही वेपर्स निकलनी, थोड़ी देर बाद वेपर्स निकलनी शुरू हो गई। अभी जो वेपर्स निकली, जब हमने इन जब वेपर्स निकलना शुरू हुई तब टेम्परेचर मेजर करा तो 100 डिग्री सेल्सियस, और जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हुआ था, जब बॉयल होना शुरू हो गया था तब कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार लिक्विड से गैस बन रहा है और टेम्परेचर अभी भी कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन स्टेट चेंज हो रही है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो और स्टेट चेंज हो तो यहाँ कौन सी हीट काम कर रही है, एनर्जी काम कर रही है, यहाँ भी लेटेंट हीट काम कर रही है। अब इस लेटेंट हीट को क्या बोलेंगे, ये तो थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, फ्यूज होना, और ये क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस तरीके से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर हम कहें कि ये Q3 एनर्जी थी और ये Q4 एनर्जी थी, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया है Q4 माइनस Q3, दैट इज द लेटेंट हीट। इसी तरीके से यहाँ जो डिफरेंस आएगा Q2 माइनस Q1, दिस इज द लेटेंट हीट। तो इस तरीके से हम जनरली क्या करते हैं बच्चों, लेटेंट हीट को एक्सप्लेन कर देते हैं।
ठीक है, लेटेंट हीट को एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोगों ने देखा लेटेंट हीट का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अब लेटेंट हीट जब हो जाती है तो इसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स भी आते हैं। डेफिनेशन आपकी ये रही लेटेंट हीट की। अब लेटेंट हीट के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो लेटेंट हीट में और क्या कवर कर सकते हैं, तो लेटेंट हीट के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है चेंज कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कन्वर्जन्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर्स का कन्वर्जन इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में कैसे कन्वर्जन लाते हैं, ठीक है, कन्वर्जन इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में कन्वर्जन का क्या मतलब है वो देखते हैं। यानी कई बार हमें क्या होता है कि हम लोग जो अपने एनवायरनमेंट में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में, आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन टेम्परेचर की यूनिट केवल डिग्री सेल्सियस ही नहीं होती है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन भी होती है, और टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट यानी मेज़र किया जा सकता है, फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट का कहाँ यूज़ किया जाता है, तो फ़ारेनहाइट का यूज़ किया जाता है जो आपका थर्मामीटर जब बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं ना तो फ़ारेनहाइट में करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम अपनी लाइफ में जो कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में, और जितने भी हम साइंटिफिक टर्म का टेम्परेचर मेज़र करते हैं वो टर्म में मेज़र करते हैं साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर केल्विन में, ठीक है। तो हमारी टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस हो सकती है। हम किसी भी यूनिट के हिसाब से टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि हमसे कह दिया गया कि भाई आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मैंने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस मेज़र करा, तो आप मुझे बताइए अगर मैं इसे केल्विन में करता तो कितना आता, अगर मैं इसे फ़ारेनहाइट में करता तो यही टेम्परेचर कितना आता उसी चीज़ का। तो हमारे को क्या करना होता है, कई बार हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन को फ़ारेनहाइट में करते हैं, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, इस तरीके से आपस में इंटर कन्वर्जन करते हैं। तो वही अब हमें सीखना है कि इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो अगर सेल्सियस और केल्विन में इंटर कन्वर्जन करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इजीली टेम्परेचर में कन्वर्जन कर सकते हैं। आपके यहाँ क्वेश्चन कैसे आता है, आपके यहाँ क्वेश्चन आता है राइट द, ठीक है, राइट द कन्वर्टेड टेम्परेचर, राइट द कन्वर्टेड टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। मीन्स अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में दिया हो और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो बताइए ये 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना टेम्परेचर होगा। चलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आया है तो हम क्या करेंगे, हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी दी है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, केल्विन फॉर्मूला लगाएंगे, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब अगर हमने ये किया है और हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी है 25, तो हम केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273 कर देंगे, और केल्विन इज इक्वल टू 25 प्लस 273 को जब हम ऐड करेंगे 5 और 3 8 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 2 तो ये कितना आ जाएगा 298। तो केल्विन में कितना टेम्परेचर आ जाएगा 298। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जिस टेम्परेचर को हम सेल्सियस में 25 डिग्री बोल रहे हैं वही टेम्परेचर को हम केल्विन में कितना बोलेंगे 298 केल्विन। मीन्स 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं। बस ये सेल्सियस में 25 डिग्री होता है और केल्विन में वही टेम्परेचर 298 होता है। तो इस तरीके से कन्वर्जन आते हैं। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम कन्वर्जन के, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ। सपोज करते हैं हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन जो दे रहा है वो कन्वर्जन का एग्जाम्पल दे रहा है, हमसे कहता है कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कीजिए केल्विन में, ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, और 23 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमें दी है और केल्विन हमें फाइंड करा रहा है, तो हम डिग्री सेल्सियस की जगह इस बार क्या रखूँगा 100 प्लस 273, तो केल्विन में कितना टेम्परेचर आ जाएगा 373 केल्विन। यानी जिस टेम्परेचर को, यानी अगर मैं कहूँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 होता है केल्विन के अंदर। इसी तरीके से आप 70 डिग्री सेल्सियस को कर सकते हैं। 70 डिग्री सेल्सियस के लिए मैं क्या करूँगा, तो केल्विन इज इक्वल टू 70 रखूँगा और 273 और इसमें ऐड कर दूंगा 303 7 7 14 का 4 कैरी 1 343 केल्विन।
यानी जिस टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में 70 डिग्री सेल्सियस बोल रहे हैं उसको हम केल्विन में 343 केल्विन भी बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके 23 डिग्री सेल्सियस का होगा, केल्विन इज इक्वल टू 23 डिग्री सेल्सियस की जगह इस बार क्या रख दूंगा 23 प्लस 273, दोनों को ऐड करूंगा 3 और 3 6, 7 और 2 9, 296 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार हमें इसका रिवर्स देगा। अब इसका रिवर्स कैसे देता है वो समझते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार, होप देख लिया होगा। अब कई बार हमें क्या करेगा, हमें डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में देगा, और केल्विन में टेम्परेचर को कहेगा कि अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है तो इसको डिग्री सेल्सियस में बदल लीजिए। जैसे हमसे कहता है 398 केल्विन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, डिग्री सेल्सियस में। केल्विन में वैल्यू दी है और इस बार डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला लगाएंगे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब केल्विन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 398, कहाँ पुट करूँ यहाँ पर, तो 398 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। हमें पता है कि अगर हम किसी डिजिट को इक्वल के अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस हो जाती है, प्लस वाली डिजिट माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो अगर ये इधर जाएगी तो ये हो जाएगी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 398, यानी अगर मैं इसको उधर भेजूं तो 398 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। और जब इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो 8 में से 3 माइनस होंगे तो 5, 9 में से 7 माइनस होंगे तो 2, 3 में से 2 माइनस होंगे तो 1। मीन्स जिस टेम्परेचर को हम केल्विन में 398 बोल रहे हैं वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है 125। वही टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है 125। एक वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमें कहता है 416 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन की वैल्यू कितनी है 416, तो मैंने यहाँ पुट कर दी, डिग्री सेल्सियस को यहीं रखूंगा 273। अब ये 273 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 416 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। 6 में से 3 जाएंगे तो 3, 11 में से 7 जाएंगे तो 4, और 2 में से 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी ये हो गया डिग्री सेल्सियस में जिस टेम्परेचर को हम केल्विन में 416 केल्विन बोल रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में वो कितना होता है 143 केल्विन डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास फ़ारेनहाइट के लिए भी होता है। फ़ारेनहाइट को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, डिग्री सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट को अगर हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट के लिए फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, अब क्या करें, हमसे कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए। चलिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस को कहाँ रखूँगा, यहाँ पर। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 25 इंटू 9/5 प्लस 32। इस 2 से ये 5 टाइम्स जाएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 5 जा 35, और 35 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 3 और 3 6। मीन्स फ़ारेनहाइट में वही टेम्परेचर कितना है 67 डिग्री फ़ारेनहाइट। जिस टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में 25 बोल रहे हैं उसी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में 67 बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन होता है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का प्रोसेस। इसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सब्लिमेशन। अभी नेक्स्ट टॉपिक सब्लिमेशन क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है कि देखिए जनरली हम क्या करते हैं, जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट कराएंगे, गर्म करेंगे, तो वो पहले किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। सपोज करो मैं इसको अगर गर्म करता हूँ, मेल्ट करता हूँ, तो ये क्या बनेगा, पहले लिक्विड फॉर्म में आएगा, और ज़्यादा मेल्ट करूँगा तो ये वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी हम किसी सॉलिड को टेम्परेचर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। मीन्स अगर आप किसी सॉलिड को, ये सॉलिड सब्सटेंस है, मैं इसको हीट करने लगूँ तो ये लिक्विड पिघलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में जाना लगेगा, और मैं इसको और ज़्यादा टेम्परेचर दूँ, बहुत टेम्परेचर दूँ तो क्या होगा, फिर ये गैस में जाना शुरू हो जाएगा।
और ये होता है। लेकिन सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन एक स्पेशल प्रोसेस होती है, उसमें हम क्या कहते हैं? इट इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। यानी ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में चला जाता है, लिक्विड में नहीं बनता, तो वो क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और किसके थ्रू? हीटिंग के थ्रू, बाय हीटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच अ सॉलिड, इट इज अ प्रोसेस, आप लिख लीजिए चाहे डेफिनेशन में बोल देता हूं, इट इज अ प्रोसेस of heating in which a solid substance directly convert into gas on giving the temperature that is known as sublimation। ठीक है, यानी लिक्विड में पहुंचता ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप इसका एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है कैम्फर। कैम्फर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कपूर। अब आप कपूर देखा है अपने घरों में, पूजा में यूज करते हैं वाइट सा। अगर आप उसको बर्न करें तो वो सॉलिड होता है, और जैसे ही बर्न करोगे सॉलिड होने पे वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा? नहीं, सारा क्या बन जाता है? गैस। मींस लिक्विड में वो पहुंचा ही नहीं, डायरेक्ट क्या बना? गैस बन के उड़ गया। तो इसका मतलब क्या है? उस सॉलिड का क्या हुआ है? सब्लिमेशन। तो आज के बाद जब भी घर में पूजा हो और पंडित जी उस कपूर की टिक्की को लेकर उसे जला रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? पंडित जी सब्लिमेशन कर रहे हो आप? भैया क्या बोल रहे हो? साइंस पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो और भी अच्छी समझ में आएगी। ठीक है, तो यानी सब्लिमेशन होता है, कैम्फर का सब्लिमेशन होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? नेफ्थलीन बॉल्स। अब ये नेफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं? नेफ्थलीन बॉल्स, तो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं बच्चों जो हम अपनी भाषा में बोलते हैं फिनाइल की गोलियां। आपने देखा होगा छोटी छोटी फिनाइल की वाइट कलर की गोलियां होती हैं। मम्मी कई बार कपड़ों में, सर्दियों के कपड़ों में रख देती है, गर्म कपड़ों में रख देती है, जब गर्म कपड़े वापस रखे जाते हैं। ठीक है, या फिर आपने टॉयलेट्स में देखा होगा कहीं, जहाँ आप सोशल जगह गए होंगे टॉयलेट्स में, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर टॉयलेट में पड़ी होती हैं, तो वो क्या होती हैं? वो फिनाइल की गोलियां क्या होती है? वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, और जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट की टेम्परेचर उनको मिलता रहता है, वो वैसे वैसे वेपर्स बनने लगती हैं, और वो एक प्रोसेस ऐसी आती है कि वो सारी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो क्या है? नेफ्थलीन बॉल में क्या होता है? सब्लिमेशन। और एग्जांपल, हमारे घर में जो टॉयलेट्स होते हैं, हम अपने टॉयलेट्स में ओडोनिल लगाते हैं। ओडोनिल भी क्या किस फॉर्म में आती है? सॉलिड फॉर्म में। और जब हम उसे अपने टॉयलेट में लगा देते हैं, कुछ दिन बाद वो क्या होती है? सारी गायब हो जाती है, वेपर्स बन जाती है, लिक्विड में पहुंचती नहीं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो भी क्या है? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस बाय गिविंग द टेम्परेचर या हीटिंग, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। और हम अगर कोई प्रोसेस, it is also the process in which a gaseous substance can be converted into solid by cooling। यानी अगर हमें गैस से सॉलिड बनाना है तो हम कूल कर दें, और हमें सॉलिड से गैस बनाना है तो हम उसे हीट कर दें। तो इस प्रोसेस को, और वो लिक्विड में ना पहुंचे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। तो कैम्फर सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है, नेफ्थलीन बॉल सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होती है। एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, या हम कहें कि अमोनियम क्लोराइड, सल्फेट ना बोल के हम बोले अमोनियम क्लोराइड इसका एग्जाम्पल होता है। NH4Cl इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, आयोडीन इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आयोडीन भी इसका एग्जाम्पल होता है। अब जो भी सब्सटेंस सब्लिमेट होता है, जैसे कैम्फर सब्लिमेट होता है, नेफ्थलीन सब्लिमेट होता है, सब्लिमेशन की प्रोसेस को फॉलो करता है, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन की प्रोसेस को फॉलो करता है, आयोडीन सब्लिमेशन की, है ना, ड्राई CO2 भी इसका एक एग्जाम्पल होती है, ये भी सब्लिमेशन को फॉलो करती हैं। तो जो भी चीज, जिस भी सब्सटेंस में सब्लिमेशन होता है, उसको क्या बोला जाता है? सबलाइम। उसको क्या बोला जाता है? सबलाइम। और ये सबलाइम जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी हमें इसके थ्रू प्रोडक्ट मिलता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेट। उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेट। तो सब्लिमेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस बाय गिविंग द टेम्परेचर और बाय cooling the gaseous substance into the solid without changing the liquid, that is known as sublimation। तो इस तरीके से हम सब्लिमेशन को कवर कर लेते हैं। सब्लिमेशन हमारा कवर हो जाता है। सब्लिमेशन के बाद हमारे पास अगली बात आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? तो इवेपोरेशन का मतलब होता है बच्चों, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ लिक्विड। इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे? इट इज द चेंज ऑफ लिक्विड into vapors, change of liquid into vapors without reaching its boiling point,
तो इवेपोरेशन क्या है? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर ना पहुंच के नहीं, नॉर्मली। जैसे अगर आप एक ग्लास में पानी लें और पानी को उस ग्लास में लेके आप इस कमरे में रख दें, ठीक है, और उस वाटर के ग्लास पर निशान लगा दें, ठीक है, मार्क लगा दें, और आप उस ग्लास को रखें, आप उसको गर्म ना करें, 4 दिन के लिए बस इसी रूम में छोड़ दें, तो क्या होगा? आप 4 दिन बाद देखेंगे कि उसका जो लेवल है, वाटर का लेवल नीचे चला गया। कौन पी गया पानी? कोई और नहीं पी गया। क्या हुआ? पानी इवेपोरेट हो गया। कब? बिना बॉयल किए। जब पानी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है वेपराइजेशन या फिर इवेपोरेशन। वेपराइजेशन नहीं, इवेपोरेशन। चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, किसी भी लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना बिना बॉयल किए, विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे बिना, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। और कैसे? जैसे हमारे इवेपोरेशन का एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो इवेपोरेशन का एग्जाम्पल होता है, मम्मी ने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद क्या किया? गीले कपड़ों को ले जाकर ऊपर छत पर तार पे डाल दिया। अब गीले कपड़ों को ऊपर छत पर तार पे डाल दिया, क्या हमने उन्हें गर्म किया? नहीं। क्या हुआ? एनवायरनमेंट ने अपने आप ही बॉइलिंग पॉइंट के बिना ही उसमें से जो पानी था वो क्या कहाँ चला गया? वो सारा वेपराइज हो गया, वो सारा पानी इवेपोरेट हो गया, और इवेपोरेट होके किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। वो जो लिक्विड था वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया अपने आप, बिना बॉयल किए। तो वो क्या प्रोसेस है? इवेपोरेशन। इसका और एग्जांपल आप देख सकते हो, इवेपोरेशन का कहाँ एग्जांपल देख सकते हो? आप क्या करो, गर्मियों में क्या करो, आप पानी छत पर जाओ और पानी एक गिलास पानी डाल के आ जाओ, और 5 मिनट बाद जाओगे, वो पानी कहाँ होगा? वो दिखेगा ही नहीं आपको, कहाँ चला गया? आपने क्या बॉयल किया उस पानी को जो वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ? नहीं ना, वो अपने आप कहाँ चला गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। वो लिक्विड सब्सटेंस वेपर्स में कन्वर्ट हो गया विदाउट बॉइलिंग पॉइंट। तो वो क्या कहलाता है? वो प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है? वो इवेपोरेशन के थ्रू। गर्मियों में हमें पसीना आता है, हमारी शर्ट कई बार भीग जाती है, और भीगने के बाद क्या होता है? कुछ देर बाद वो अपने आप सूख भी जाती है। कैसे? वो जो लिक्विड था वो कहाँ चला गया? तो वो क्या हो गया? वो गैस बन गया, और कैसे? वेपराइज होके वो चला गया। क्या हमने अपनी शर्ट को गर्म किया? नहीं किया ना। विदाउट हीटिंग हमने क्या किया? वो प्रोसेस लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट रीचिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इसको क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन बोला जाता है। अब इवेपोरेशन के बाद ही आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पर इफेक्ट डालते हैं। तो इवेपोरेशन पर जो इफेक्ट डालते हैं, पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। फर्स्ट होता है टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर जो होता है बच्चों, टेम्परेचर के अलावा जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास प्रेशर। सेकंड फैक्टर होता है प्रेशर। थर्ड फैक्टर होता है हमारे पास सरफेस एरिया। फोर्थ फैक्टर होता है हमारे पास ह्यूमिडिटी। फिफ्थ फैक्टर होता है हमारे पास विंड स्पीड। और सिक्स्थ फैक्टर होता है हमारे पास नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इवेपोरेशन पर इफेक्ट डालते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर, ये क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या कहीं टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन घटेगा। जैसे आपने क्या किया, मम्मी ने कपड़े धोए, और कपड़े धोने के बाद एक शर्ट को ऊपर छत पर डाल दिया जहाँ धूप में, और एक शर्ट को नीचे कमरे में डाल दिया जहाँ धूप नहीं थी। आप खुद बताइए कौन सी शर्ट पहले सूखेगी? कौन सी सूखेगी? ऊपर वाली, जहाँ धूप वाली। रीज़न, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था, तो पानी का वेपर्स में कन्वर्जन, इवेपोरेशन वहाँ क्या हुआ? ज़्यादा। नीचे टेम्परेचर कम था, यानी कमरे में, रूम में टेम्परेचर कम था, तो वहाँ इवेपोरेशन क्या हुआ? कम। तो टेम्परेचर और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ा कहीं पर ज़्यादा है तो वहाँ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और अगर कहीं टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी कम होगा। इसके बाद दूसरी बारी आती है प्रेशर की। प्रेशर का जो होता है इवेपोरेशन से रिलेशन, वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब अब बेस में कोई चीज़ चली जाती है तो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इवेपोरेशन से क्या मतलब है? इवेपोरेशन और प्रेशर में देखिए, प्रेशर का मतलब होता है कि अगर हम इवेपोरेशन करना चाह रहे हैं और वहाँ अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन होता है कम, और अगर हम प्रेशर घटाएंगे तो इवेपोरेशन हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो ये होता है प्रेशर से। अब अगली बात आती है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि एरिया कितना है। जैसे मम्मी ने शर्ट धोई और शर्ट में 2 शर्टें धोई, एक शर्ट को तो फैला के डाल दिया,
तार पे, और एक शर्ट को ऐसे ही डाल दिया बिना फैलाए, तो कौन सी जल्दी सूखेगी? किस में इवेपोरेशन जल्दी होगा? फैला के जो डाली है। तो फैला के डाली तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि वो जल्दी सूख गई? तो उसका रीज़न है कि मम्मी ने उसका क्या कर दिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, जो सरफेस थी ना उसकी बढ़ा दी, फैला के उसको क्या है इतनी बड़ी सरफेस कर दी, और जिसको ऐसे डाल दिया था उसकी सरफेस इतनी सी। तो क्या है, सरफेस एरिया और इवेपोरेशन में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इवेपोरेशन में क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। और इसका एग्जांपल आपको शर्ट वाला दिया कि अगर आपको कोई कपड़ा सुखाना है और आपने उसको फैलाया तो इसका मतलब आपने उसका सरफेस का एरिया बढ़ा दिया, और एरिया बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होने लगा। अगर आपने उसको सिकोड़ के रख दिया तो आपने उसका एरिया घटा दिया, और एरिया घटा दिया तो इवेपोरेशन भी कम होगा। इसी तरीके से अगर आप एक बर्तन लेते हैं जिसमें 5 लीटर पानी है और उसका मुँह यानी वो इतना बड़ा है, यानी वो हम कहें तो इतना बड़ा है उसका सरफेस, इसमें आपने पानी डाला और वही 5 लीटर पानी आपने ऐसे बर्तन में डाला, लंबे बर्तन में, और आप देखेंगे कि 4 दिन के लिए दोनों को छोड़ दिया। 4 दिन के लिए 5 लीटर इसमें डाला था, मेज़र करके 5 लीटर इसमें डाला था, 4 दिन के लिए दोनों को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया, और 4 दिन बाद आप देखेंगे और जब आप इस वाटर को मेज़र करेंगे तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा इवेपोरेट हुआ होगा और यहाँ कम हुआ होगा। रीज़न, यहाँ पर वाटर ज़्यादा इवेपोरेट हुआ होगा क्योंकि सरफेस का एरिया ज़्यादा है, देखो इतना एरिया मिल रहा है सरफेस को, और यहाँ क्या है, सरफेस एरिया कम है। तो जहाँ सरफेस एरिया कम होगा यहाँ इवेपोरेशन भी कम होगा, यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बारी आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। अगर नमी है तो क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। मीन्स ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन होगा कम, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे अगर गर्मियाँ हैं, अगर गर्मियों के दिन हैं और हमें अपनी शर्ट सुखानी है तो गर्मियों के दिन में शर्ट जल्दी सूखेगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है। कम क्या है मतलब, नमी है ही नहीं, बहुत समर के दिन है, गर्मी है, तो जब गर्मी है तो इवेपोरेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन हो गया ज़्यादा। अब सर्दियाँ हैं, कई दिनों से धूप ही नहीं निकली, तो इसका मतलब क्या है, नेचर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, यानी नमी बहुत ज़्यादा है, और नमी ज़्यादा है तो सर्दियों में कपड़े क्या होते हैं, कहीं कहीं दिन तक नहीं सूखते। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक, इस तरीके से। अब आती है विंड स्पीड, हवा की स्पीड। अब आप खुद बताइए, आपकी मम्मी ने कपड़े धोए और कपड़े धोने के बाद एक दिन ऐसा है जब 10 दिन पूरे दिन हवा ही नहीं चली, और एक दिन ऐसा है जो हवा बड़ी तेज़ चल रही है, तो किस दिन कपड़े जल्दी सूखेंगे, जिस दिन हवा तेज़ चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, जब हवा तेज़ चल रही थी तो क्या था, हवा तेज़ चलने से क्या हुआ, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया तो कपड़े जल्दी क्या हुए, जल्दी सूख गए। तो इसका मतलब क्या है कि जो विंड स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इवेपोरेशन के। विंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के। लास्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब होता है कि अमाउंट पर डिपेंड करता है, नेचर के सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास सपोज करते हैं पेट्रोल है, हमारे पास डीजल है, हमारे पास कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, कैरोसिन ऑयल है, ये सब क्या होते हैं, तो कैरोसिन ऑयल है या कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, और अगर मैं कहूँ कि अल्कोहल है, तो ये जनरली क्या करते हैं, ये सारे सब्सटेंस जो होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्डिंग जो होती है वीक होती है। अब इनकी बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा वीक होगी उनका इवेपोरेशन उतनी जल्दी होगा, और जिनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उनका इवेपोरेशन उतना कम होगा। तो कैसे, अगर मैं इन सब का कंपैरिजन पेट्रोल का, डीजल का, कैरोसिन का, अल्कोहल का कंपैरिजन वाटर से करता हूं, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। किसके कंपैरिजन में, इन सब के कंपैरिजन में। जब इनकी बॉन्डिंग वीक है तो इनका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। तो अल्कोहल का इवेपोरेशन आपने देखा होगा कि अगर पेट्रोल को खुला छोड़ दिया जाए तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। रीज़न, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। पानी को खुला छोड़ दिया जाए तो वो भी इवेपोरेट होता है, लेकिन वो बहुत धीरे होता है। उसका रीज़न है कि वहाँ बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, किसकी, वाटर की, किसके कंपैरिजन में, पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन और अल्कोहल के। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि जैसा नेचर होगा सब्सटेंस का वैसे ही इवेपोरेशन होगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस में अगर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग किसके हो जाते हैं, इवेपोरेशन के हो जाते हैं। इवेपोरेशन हम लोग कवर कर लेते हैं। इवेपोरेशन के बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज डिफ्यूज़न।
अब अगली अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, हमारे पास डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है कि डिफ्यूज़न का मतलब होता है किसी चीज़ का डिफ्यूज़ हो जाना। डिफ्यूज़ होने का मतलब है दो चीज़ों का आपस में मिल जाना। डेफिनेशन वाइज हम क्या कहते हैं, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू substances, the intermixing of two or more than two substances, that is known as diffusion। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिल जाना नेचुरली। कैसे? बाय नेचुरली मिल जाना क्या कहलाता है? नेचुरली मिलना क्या कहलाता है? नेचुरली मिलना कहलाता है डिफ्यूज़न। जैसे मैंने एक पानी लिया, ठीक है, मैंने पानी लिया और अल्कोहल लिया, मैंने पानी को थोड़ा सा यहाँ डाल दिया और अल्कोहल को भी थोड़ा सा यहाँ डाल दिया, तो क्या होगा, मैंने यहाँ पानी को थोड़ा सा डाल दिया, यहीं पर अल्कोहल को डाल दिया, यहाँ अल्कोहल को डाल दिया, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से होता हुआ इसमें मिल जाएगा और ये इसमें, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, अपने आप मिल जाएंगे। दैट इज़ डिफ्यूज़न। ये क्या है? डिफ्यूज़न है। वहीं अगर हम इसका और एग्जाम्पल क्या देखते हैं तो डिफ्यूज़न का एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमारे घरों में क्या होता है, मंदिर में, हमारे घरों में मंदिर होता है और उसमें पूजा घर होता है। पूजा घर के अंदर जब हम कोई धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, वहाँ से फ्यूम्स निकलती हैं धूप बत्ती अगरबत्ती की वेपर्स की फॉर्म में। और वो वेपर्स की फॉर्म में क्या होता है, वो वेपर्स की फॉर्म में जो फ्यूम्स निकलती हैं वो किसके साथ डिफ्यूज़ हो जाती हैं? एनवायरनमेंट की एयर के साथ, क्योंकि वो भी वेपर्स की फॉर्म में है, तो एनवायरनमेंट की एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाती है। और मंदिर हमारे घर में, अगर सपोज करो मेरा रूम यहाँ है और मंदिर 2 रूम छोड़ के है, लेकिन फिर भी रूम में क्या आती है, फ्रेग्रेंस आती है, तो इसका रीज़न क्या है? डिफ्यूज़न। मीन्स अगरबत्ती या धूप बत्ती से निकलने वाली वेपर्स किस में डिफ्यूज़ हो गई? एयर में, और एयर में डिफ्यूज़ हो गई, और अब जहाँ जहाँ तक एयर पहुँचेगी वहाँ तक वो फ्रेग्रेंस पहुँचेगी। तो ये भी डिफ्यूज़न का एग्जांपल होता है। हमारे घरों में खाना पक रहा है, खाना पकता है, कई बार हम गेट पे आते हैं और स्मेल आती है, अरे बड़ा अच्छा कुछ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ से जो वेपर्स निकल रही हैं वो वेपर्स किसके साथ मिल रही हैं? एयर के साथ, और एयर जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है वो फूड की स्मेल वहाँ तक पहुँच रही है। तो ये भी क्या है? डिफ्यूज़न है। हम कहीं शादी में जाते हैं तो हम अपनी बॉडी पर क्या करते हैं? स्प्रे करते हैं, परफ्यूम या डिओड्रेंट स्प्रे करते हैं। हम करा तो हमने डिओड्रेंट इस रूम में स्प्रे, लेकिन आ रही है बराबर वाले रूम में से भी स्मेल और फ्रेग्रेंस आ रही है, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि जो वहाँ से जो वेपर्स निकली हैं वो किस में? एयर में मिक्स हुई और डिफ्यूज़ हुई और हमारे तक पहुँच गई। तो इस तरीके से डिफ्यूज़न होता है। अब यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है, नेचुरली मिलना। अब ये जो डिफ्यूज़न होता है गैसेज में सबसे ज़्यादा होता है। गैसेज में कैसे? अभी भी एग्जांपल दिया, सपोज करते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे घर में गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर लीक हो गया, तो लीक होने पर अगर वो लीक हो रहा है तो हमें पता लग जाता है कि भाई गैस सिलेंडर लीक है, मम्मी गैस सिलेंडर लीक है, गैस की स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाली गैस और एनवायरनमेंट की गैस आपस में मिलकर जहाँ जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक स्मेल आएगी। तो गैसेज में डिफ्यूज़न बड़ी जल्दी और आसानी से होता है। वहीं लिक्विड में करें तो लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है गैसेज से कम होता है, ठीक है, और सॉलिड्स में डिफ्यूज़न सबसे कम होता है। वहीं पर ये जो डिफ्यूज़न होता है, डिफ्यूज़न के लिए क्या कहें तो डिफ्यूज़न कब होता है? तो डिफ्यूज़न एक नेचुरली प्रोसेस है जो दो सब्सटेंसेस के आपस में मिलने से होता है, ठीक है। तो ये होता है डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न के बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा बॉइलिंग, एक दो डिफरेंस देख लेते हैं बॉइलिंग में, और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, और इवेपोरेशन में। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग और इवेपोरेशन। तो बच्चों बॉइलिंग क्या होती है? बॉइलिंग हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि बॉइलिंग क्या होती है, एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। बॉइलिंग को क्या नीड होती है? एक डेफिनेट टेम्परेचर की, डेफिनेट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, डेफिनेट टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। बॉइलिंग में डेफिनेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। नो डेफिनेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड, नो डेफिनेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड, नो डेफिनेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होता, ये हर टेम्परेचर पर होती है। इवेपोरेशन कम टेम्परेचर पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर, हर सब पर होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। बॉइलिंग एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बॉइलिंग हम कराते हैं। इवेपोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। दूसरी बात, जो बॉइलिंग होती है, मैं यहाँ कर रहा हूँ बॉइलिंग, यहाँ लिख रहा हूँ, और इवेपोरेशन यहाँ लिख रहा हूँ। जो बॉइलिंग होती है बच्चों, जो बॉइलिंग होती है ना, बॉइलिंग को जब हम देखो, जब हम बॉयल करते हैं तो बॉयल करने पर क्या होता है कि पार्टिकल्स में सबके अंदर जब हम इसको हीट करते हैं तो सारे पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी आती है और सारे पार्टिकल्स बॉयल होते हैं। तो बॉइलिंग क्या होती है? बल्क में, बहुत बड़े अमाउंट में होती है, बल्क पार्टिकल्स में होती है, बल्क में। और ये क्या होती है? ये केवल इवेपोरेशन कब होता है? जब पानी रखा है और हम गर्म तो कर नहीं रहे हैं, तो केवल सरफेस वाले पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होते हैं। तो ये कहाँ होती है? ये बल्क में होती है ना, थ्रू आउट द बल्क हम इसे लिख सकते हैं। इट अकर्स थ्रू आउट द बल्क, थ्रू आउट द बल्क मीन्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर होती है बॉइलिंग। यहाँ पर क्या होता है? इट अकर्स ओनली सरफेस, ये केवल क्या होती है? सरफेस पर होती है,
ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंस हो जाते हैं बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।